अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पूर्व ही भारत को न केवल पृथ्वी का सबसे बड़ा नर्क बोला, बल्कि बताया कि यहां के लोग नर्क तुल्य कष्ट को भोग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के प्रत्युत्तर में भारत के संदर्भ में पश्चिमी दार्शनिकों, इतिहासकारों, बुद्धिजीवियों का समय समय पर क्या तर्क रहा है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला है, यह ट्रंप को संभवतः सबसे अच्छा जवाब हो सकता है। हालांकि उनके जवाब जब उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया तो वहां पर कई मीडिया वाले भी हंस रहे थे भारतीयों के या भारत के संदर्भ में। मेगस्थनीज जो कि मौर्य साम्राज्य में भारत आते हैं, मेगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, और इंडिका में मेगस्थनीज भारत की प्रशंसा में लिखते हैं कि भारत में पाटलिपुत्र यानी मौर्यों की मगध की राजधानी पाटलिपुत्र इतना भव्य, इतना बड़ा है कि वो रोम के अहंकार को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। यूरोप को रोम पर बहुत ज्यादा गर्व है कि रोम विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है, लेकिन रोम की वैभवशालिता, रोम का ग्लोरिफिकेशन, रोम की भव्यता उतनी नहीं है जितनी की पाटलिपुत्र की भव्यता है। यानी पटना को रोम से बड़ा शहर बतलाया, और पटना की प्रशंसा में काफी कुछ मेगस्थनीज लिखते हैं। मेगस्थनीज साथ में यह भी लिखते हैं कि भारतीयों का रहस्यवाद के संदर्भ में इतना ज्यादा ज्ञान है कि पश्चिम में आज भी इस ज्ञान से अछूता है। मेगस्थनीज एक घटना का उल्लेख करते हैं कि पाटलिपुत्र के कई मकानों में उन्होंने ताले नहीं देखे, कई मकानों में उन्होंने कोई लॉक सिस्टम नहीं देखा। वो मानते थे कि भारतीय कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि वो ये मानते थे कि यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर चोरी कर लेगा तो उसका अनिष्ट हो जाएगा, और अनिष्टकारी शक्तियों से डर के कारण चोर भी वहां चोरी नहीं किया करते थे। मेगस्थनीज के लिए चीज नई थी, बट ऐसा मेगस्थनीज भारतीयों के संदर्भ में लिखते हैं, रहस्यवाद के संदर्भ में भारतीयों के ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। इसी क्रम में आगे अल बरूनी गणित और विज्ञान के संदर्भ में भारतीयों की प्रशंसा अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में करते हैं। वो बताते हैं यदि किसी को गणित और विज्ञान के संदर्भ में ज्ञान लेना है वो भारत जरूर जाए। हालांकि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों के मंदिरों की समृद्धता का भी उल्लेख किया था, जिसके संपर्क में आने के पश्चात ही महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ था। किंतु उसकी पुस्तक पूरी तरीके से भारत भूमि की प्रशंसा और भारतीयों की प्रशंसा पर ही आधारित थी। इसी क्रम में हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसोंग, और उससे पूर्व फायान जबकि गुप्त काल में भारत आते हैं। हालांकि उन्होंने चांडाल समाज के बारे में उल्लेख किया है, उन्होंने जाति व्यवस्था का भी उल्लेख किया है कि किस तरह से विभत्स जातिगत स्वरूप भारत के अंदर विद्यमान था, किंतु उसके बावजूद भी भारत को वो ज्ञान की भूमि के रूप में ही मानते हैं। आगे हम मार्को पोलो का विवरण देखते हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में मार्को पोलो ने विशेष रूप से पांड्य साम्राज्य का जो क्षेत्र था, मार्को पोलो ने वहां के पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों की समृद्धता का वर्णन किया है। और मार्को पोलो एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, वो ये कि उन्होंने भारतीयों को स्वभाव से उदार और दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति माना। इसी तरीके से निकोलो कोंटी का विजयनगर साम्राज्य के बारे में वृतांत, और आगे जाकर फ्रांसिस बर्नियर, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो फ्रांसिस बर्नियर ने भारत को औद्योगिक केंद्र, विश्व का बड़ा औद्योगिक और समृद्ध कृषि भूमि के क्षेत्र में भारत को चिन्हित किया। ये लेखक सिर्फ नाम ही नहीं है कि ये सब लेखक रहे, बल्कि ये ट्रंप जैसे ऐसे कई लोग जो भारत और भारतीयों के संदर्भ में ऐसी निकृष्ट मानसिकता को रखते हैं, उन्हें निश्चित रूप से इन ग्रंथों का, इनकी पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक है। जो उन्होंने भारत के विषय में बोला, भारत को गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया बोलने वाले ये यूरोपीय ही थे जिन्होंने बताया था कि भारत एक गोल्डन बर्ड है, और यहाँ का प्रत्येक गांव जो है वो अपने आप में समृद्धता और आर्थिक रूप से बड़ा आत्मनिर्भर और इकोनॉमिक हब है। साथियों, दूसरा यहाँ पर ये विचार आता है कि यदि हम देखें, अमेरिका आजाद होता है 4 जुलाई 1776 में। कई देश 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आजाद हुए उपनिवेशिक चंगुल से, और वो देश आज हो सकता है कि समृद्धता और आर्थिक महाशक्ति बन गए हों, या बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर या डिफेंस सुपर पावर हो, किंतु गणित हो या राजनीति, तुलना सदैव समान चरों की होनी चाहिए। यदि हम गणित के भी सवालों को देखते हैं तो पिता की आयु पुत्र की आयु की अगर 3 गुनी है तो हम 3 का गुणा पुत्र में करते हैं समीकरण को बराबर करने के लिए। तो यहां पर भी यदि 2 देशों के बीच में तुलना करनी चाहिए तो देखना चाहिए कि किस देश ने अपने देश के विकास के लिए कितना समय दिया। हम 1947 से पूर्व तक ब्रिटिश हुकूमत के लिए कार्य कर रहे थे, और अंग्रेज और वहीं अमेरिका ने अपने देश के विकास में प्रॉपर 200 वर्षों के आसपास का समय दिया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, सड़कें बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए। तो उसकी हमसे कोई तुलना ही नहीं। यदि हमारी तुलना होनी चाहिए तो उन देशों से
जो हमारे साथ आज़ाद हुए, जो हमारे साथ ही जो आगे बढ़े आज़ादी गुलामी के दौर के बाद। हमारे साथ कई देश दक्षिण एशिया में हम देखें, पाकिस्तान देख लें, हम श्रीलंका देख लें, हम सिंगापुर देख लें, हम कई सारे और देश, हालांकि सिंगापुर तो छोटा देश है, ऑस्ट्रेलिया हमारे बाद आज़ाद हुआ, ऑस्ट्रेलिया को, कई और देशों को देखें, दक्षिण अमेरिका के कई देशों को देखें, अफ्रीका में इजिप्ट हो गया, कई सारे देशों को हम देख सकते हैं। भारत आज कहाँ है और वो आज कहाँ है? भारत उनसे कई पायदान पर, कई मायनों में बहुत आगे है। यूरोप हो या अमेरिका, हमारी विविधता का 10 से 15% विविधता भी उन देशों में नहीं है। उसके बावजूद वो देश एक नहीं है, वो महाद्वीप एक नहीं है। नस्ली आधार पर यूरोप के कई सारे देश बटे हुए हैं और अमेरिका को 50 संविधान चलाता है। प्रत्येक राज्यों का एक संविधान है और एक अमेरिकी देश का संविधान है। यहाँ इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या को एक संविधान जोड़कर रखा हुआ है। वो संविधान ही एक धागा है जिसने इतनी सारी विविधताओं को पिरो कर रखा हुआ है। तो भारत के संदर्भ में विश्व के कई सारे देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने समय समय पर कुछ ऐसे कटाक्ष किए हैं जो भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी कटाक्ष हैं, किंतु उन्हें समझने की आवश्यकता है कि इस भूमि की, इस देश की मिसाल किसी अन्य देश के साथ नहीं दी जा सकती, क्योंकि कई मायनों में बेमिसाल है और बेमिसालों की मिसाल नहीं दी जा सकती। और भारत भूमि जितनी विविधताओं को अपने यहाँ समेट कर रखी हुई है, इतनी विविधताओं के साथ किसी देश को लेकर चलना बियॉन्ड इमेजिनेशन हो सकता है। यद्यपि चीन के स्तर पर यदि हम देखें तो चीन समान रूप से हमारे आजाद हुआ 1-2 वर्ष आगे पीछे, किंतु हम उससे कई मायनों में यद्यपि पिछड़े हैं। किंतु इसके लिए भी मैं चीन के संदर्भ में भी, क्योंकि कई लोग चीन को कोट करते हैं यहां पर, लेकिन उसके संदर्भ में भी मैं बोलना चाहूंगा कि केवल और केवल जातिवाद का दंश वो दंश है। यदि भारत उससे उबर जाए तो निश्चित रूप से हम उस महाशक्ति को भी, उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, उससे भी आगे निकल सकते हैं। आजादी के इस अमृत काल यानी 2022 से लेकर 2047 तक का जो ये अंतिम 25 वर्ष है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 में देश को विश्व गुरु या महाशक्ति बनाने का एक प्रण लिया है कि 2047 तक भारत विकसित बन जाएगा। ठीक है, वो एक सपना है, कई लोग उसको आलोचना के दृष्टिकोण से लेते हैं, किंतु यहां पर क्योंकि कल 15 अगस्त है, राजनीतिक कटाक्षों से दूर रहते हुए ये देश के प्रत्येक नागरिकों का फर्ज बनता है कि इस तरीके के कई पश्चिमी राष्ट्र के प्रमुख, जिन्हें हम महाशक्ति बोलते हैं, भारत के संदर्भ में जो उनकी सोच है, हमें उसे बदलनी है। सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।